Design and analysis of multi-storied building. Software ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ यूज करते हैं, जो मैक्सिमम यूज किया जाता है, that is your STAAD Pro. STAAD Pro ਦੀ full form ਕੀ है या STAAD ਦੀ full form ਕੀ है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। STAAD /Pro. It is basically structure analysis and advanced design software, STAAD Pro. ठीक है, structure analysis and advanced design. STAAD means structure analysis and advanced design. Pro means program. ठीक है, Pro means program. ਤੇ V8i वर्जन जो है आजकल ਹੁਣ V10i भी आ गया है। I means integrated, ठीक है, वर्जन 10 integrated. So basically ये सॉफ्टवेयर ਜਿਹੜਾ है यूज किया जाता है एनालिसिस एंड डिजाइन करने वास्ते। बहुत सारे बच्चों ने एनालिसिस पार्ट पढ़िया, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट के कंसैप्ट पढ़ चुके हैं बच्चे, बहुत असी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो दिस इज हाउ और दिस सॉफ्टवेयर इज बेसिकली उस काम लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब इन बेस्ट सॉफ्टवेयर मन्या गया है, बिकॉज ये यूज़र फ्रेंडली है और बहुत ईजी है सॉफ्टवेयर। ये डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा ईजी है, बट बिफोर डिज़ाइन करन तो पहला यू मस्ट नो कि डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या डिज़ाइन एंड एनालिसिस वास्ते केड़ियां चीज़ां जिहड़ियां वा वो साडे लई इंपॉर्टेंट है, या केड़े कोड्स है या केड़ी साडे कोल किताबां ने जो साडे लई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हां बारे मैं आज चर्चा करांगा। सॉफ्टवेयर बारे चर्चा जिहड़ी है वो कल तो शुरू करांगे असी। मैं तुहानूं सॉफ्टवेयर लिंक प्रोवाइड करांगा जित्थों तुसीं इहनूं डाउनलोड भी कर सकदे हो। एक वीडियो प्रोवाइड करांगे जिहदे च इंस्टॉलेशन लई सारे टूल्स रहणगे, ठीक है जी। जिहड़े मेरे सिविल दे मेरचंद दे बच्चे ने राहुल दवे सर नूं मिल सकदे ने, उनके कोल ऑलरेडी सॉफ्टवेयर दा सैटअप है, 350-400 MB का सॉफ्टवेयर है। सो एनीवन कैन गो एंड हैव इट। सो STAAD Pro बेसिकली स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड एडवांस डिजाइन। तुसी बच्चों डॉक्टर को जानते हो, डॉक्टर तुहाडी नब्ज चेक करता है, नब्ज चेक करके तुहानूं दसदा कि तुहानूं की तकलीफ है, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੀ ਆਰ ਡਾਕਟਰਸ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ ਹੈ। ਜਸਟ ਫॉर एग्जांपल ਜੇ मैं ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ एग्जांपल ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ एग्जांपल ਲੈ ਲੈਣਾ मैं। बेंडिंग मूवमेंट की जे मैं एग्जांपल लवा, जस्ट मेरे को मैं एक फिगर ले लिया, तुसी ये फिगर देखा होना, चलो आ देखते हैं आप, दिस इज मोर बेटर। ਹੁਣ इस फिगर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बहुत गौर ਨਾਲ देखना, मेरे को डिफरेंट कंडीशंस लगियां ते डिफरेंट मैं रिजल्ट फॉर्म करके फाइनल रिजल्ट ते पहुंचा। नाउ यू कैन सी मेरे को एक पॉइंट लोड लगा है एक बीम दे उत्ते, ठीक है। बिफोर गोइंग टू दैट थिंग हुण यह चीज़ देखो बड़े ध्यान नाल कि आ मेरे को एक बीम है जिहदे ते सेंटर ते पॉइंट लोड लगा, ठीक है। हुण तुसी थ्योरी पढ़ी है कि सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस शुड बी 0, ठीक है। तो इसका मतलब RA प्लस RC इज इक्वल टू W, ठीक है। यह चीज़ां तुसी पढ़ चुके हैं।
तो ए जेड़ा पार्ट है दिस इज योर एनालिसिस पार्ट। तो ये हमारा एनालिसिस पार्ट है, बच्चे का मैसेज आया हिंदी में। तो ये हमारा एनालिसिस पार्ट है। एनालिसिस मींस आपने सबसे पहले देखा कि स्ट्रक्चर में लोड क्या है, उस लोड से आपने ये एनालिसिस किया पॉइंट लोड है भाई, तो मुझे पहले इसकी रिएक्शंस निकालनी पड़ेगी, मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ पे क्या रिएक्शन आएगा, यहाँ पे क्या रिएक्शन आएगा। उसके बाद मैं ये चेक करूंगा कि उससे शीयर फोर्स डायग्राम क्या बनेगा। तो ये जो रिपोर्ट है ना, एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि ये ईसीजी है। आपको एक ईसीजी मिल गया उस पर्टिकुलर बीम का, आगे आपने उसके ऊपर जो भी रेकमेंड करना है, जो भी मेडिसिन या जो भी स्टील आपने, मेडिसिन फॉर अ बीम एनालिसिस विल बी हाउ टू मेक इट सेफ, उसको सेफ कैसे करना है। तो सेफ करने के लिए सबसे पहले आपको पता हो कि उसमें किस लेवल तक की बीमारी है, कितना परसेंटेज। जैसे कि ये साथ में मेरे पास एक और बीम दिया है, मेरे पास एक और बीम यहाँ पे दे रखा है। तो इस बीम में अगर आप ध्यान से देखें तो इस बीम में मुझे दे रखा है कि एक मेरे पास मूवमेंट भी लगी है, पॉइंट लोड भी लगा है और यूडीएल भी लगा है, ठीक है। जिसके बेस पे मैंने इसको एनालाइज किया और शियर फोर्स, रिएक्शंस, बेंडिंग मूवमेंट ये सब निकाल लिया। अब ये सब निकालने के बाद मुझे ये चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो है 7.6 किलो न्यूटन पर मीटर, सॉरी 7.6 किलो न्यूटन मीटर। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अगर जब भी डिजाइन करना होगा ना, जब भी इस बीम को डिजाइन की इसमें कितना सरिया पड़ेगा, तो मुझे ये बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से सारे बीम में डिजाइन देना पड़ेगा। मतलब जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहती है उसके हिसाब से हमें स्टील प्रोवाइड करना रहता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो फर्स्ट हम करते हैं। जो मेरचंद के मेरे स्टूडेंट है वो ये सब पढ़ चुके हैं कि कैसे हम ये एक बीम लेते हैं, बीम के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग कंसिडर करते हैं और उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग के कारण हम देखते हैं कि उनमें कैसा कैसा बिहेवियर मतलब उस बिहेवियर से आप जजमेंट करते हैं कि आगे मुझे कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो एक यहाँ पे जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे टेबल दे रखा है, इस टेबल में क्लियरली उन्होंने बताया है कि अगर मेरे पास कपल लगा है, ठीक है, लोड जो है कपल, उसके बाद कांस्टेंट, ठीक है, उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्लियरली बताया है कि कैसा बनेगा। इसी तरह अगर पॉइंट लोड लगा है तो शियर फोर्स डायग्राम आपका बिल्कुल रेक्टेंगुलर है, और अगर यूडीएल लगा है तो शियर फोर्स डायग्राम आपका ट्रायंगुलर है। ये एक उन्होंने कैंटिलीवर बीम कंसिडर किया है। कैंटिलीवर बीम का वन एंड फिक्स रहता है और अदर एंड फ्री रहता है, ये आपको पता है। तो उसका उन्होंने देखा, एक कंडीशन ले लिया उसने कि उसमें मैं कपल लगा लेता हूं, सेकंड कंडीशन ले लिया कि हमने पॉइंट लोड लगा लिया, थर्ड कंडीशन ये लिया कि यूडीएल ले लिया। उसके हिसाब से एनालिसिस चल रहा है बच्चों अभी, स्ट्रक्चर एनालिसिस एनालाइज किया तो मेरे पास ये पता लगा कि उसका शियर फोर्स डायग्राम जो है वो बन रहा है एक रेक्टेंगुलर। सिमिलरली पॉइंट लोड के कारण शियर फोर्स डायग्राम फिर से मेरा बन रहा है रेक्टेंगुलर, और यूडीएल के कारण जो मेरा शियर फोर्स डायग्राम है वो बन रहा है ट्रायंगुलर, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। अब बेंडिंग मोमेंट, बेसिकली आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा होगा बेंडिंग मोमेंट के लिए, एक बड़ा अच्छा इक्वेशन आप सबने पढ़ रखा होगा, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूं। m अपॉन आई, अगर आपको याद हो, मोमेंट कर्वेचर कब बोलते हैं, इज इक्वल टू f अपॉन वाई इज इक्वल टू e अपॉन r। मोमेंट कर्वेचर इक्वेशन, मोमेंट कर्वेचर इक्वेशन। तो जिन बच्चों ने बेंडिंग स्ट्रेस सब्जेक्ट, बेंडिंग स्ट्रेस आपके पास एक चैप्टर आता है, अगर वो पढ़ रखा है तो वो मुझे क्लियरली बताता है, वो मुझे क्लियरली बताता है कि कैसे एनालाइज करना है हमने, कि कितनी स्ट्रेस आएगी, क्या चीज रहेगी। ये जो इक्वेशन है मोमेंट कर्वेचर इक्वेशन,
ये इस चीज को पूरी तरह जस्टिफाई करती है। जिस बात को मैं आपके साथ कर रहा हूं, मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, तो उसके लिए ये जो m अपॉन आई, f अपॉन वाई, e अपॉन आर जो इक्वेशन है मेरा, ये उस चीज को पूरी तरह जस्टिफाई करता है। ठीक है जी। तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। आप सबको ना हर चीज का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है अगर आपने एक स्ट्रक्चर डिजाइनर बनना है। अब अगर मैं पंजाब में बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स तो है नहीं जिसमें बहुत ज्यादा स्टील रिक्वायरमेंट आएगा या कुछ भी रहेगा। लेकिन अगर हम आउट ऑफ पंजाब चल जाए, हमारे यहाँ पे जलंधर में मोर देन 50 स्ट्रक्चर डिजाइनर्स हैं। मोर देन 50 स्ट्रक्चर डिजाइनर्स हैं यहाँ पे, जहां पे आप जो लोग यहाँ पे जितना भी लोकल वर्क हो रहा है, मिथिलेश आपको अगर आवाज नहीं आ रही है तो आप उसको अपना अनम्यूट करें, बाकियों को आवाज आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं जहां पे ये लोग सबसे पहले मान लीजिए एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में किस पॉइंट पे कितना लोड पड़ रहा है, उसके बाद वहां पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या है, वो सब चेक करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद हम रेकमेंड करते हैं कि कितना स्टील वहां पे पड़ेगा, कितना सरिया डालना पड़ेगा, कितनी किस चीज की रिक्वायरमेंट है उसको सेफ बनाने के लिए। आप लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल के बारे में पढ़ा है, तो बिल्डिंग मटेरियल में आपने कंक्रीट के बारे में भी पढ़ा है, तो वहां पे आपने ग्रेड पढ़ा है M20, मेरे को अच्छे से मालूम है M20 आप लोगों ने ग्रेड पढ़ा है, वहां पे M20 वैल्यू भी पढ़ी है आपने, FE415 भी पढ़ा है, FE500 भी पढ़ी है वैल्यू। ठीक है, 415 आपने ऐसे कुछ वैल्यूज पढ़ी हैं। तो ये रेकमेंड करना कि यहाँ पे M20 डलेगा या FE415 का स्टील यूज होगा, ये रेकमेंडेशन जो है वो सारी इस एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है, सारी की सारी इन एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगली कंडीशन जो है मेरे पास, ऊपर हमने कैंटिलीवर देखा, नीचे कंडीशन है मेरे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम की। अब सिंपली सपोर्टेड बीम में मेरे पास सेंटर में, फर्स्ट केस बताया सेंटर में पॉइंट लोड, फिर यूडीएल, फिर ग्रेजुअली वेरिंग लोड या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम है, यहाँ पे इसका शेयर फोर्स डायग्राम और इसका। अब एनालिसिस में अगर हम देख रहे हैं तो ये देखिए ये कांस्टेंट जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें मुझे ज्यादा स्टील का वेरिएशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं थ्रू आउट सेम स्टील दे दूं तो मेरा काम चल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूं, इस केस में मैक्सिमम शेयर जो है मुझे कॉर्नर में देखने में मिल रहा है। ठीक है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो सेंटर में आ रहा है। तो एक यहाँ पे बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं कि जहां पे, हिंदी में लिखूंगा, जहां पे बेंडिंग मोमेंट BM ज्यादा, वहां पर स्टील लेस देना आपने। रीजन, बेंडिंग मोमेंट मतलब बेंड होने की उसकी कैपेबिलिटी पहले ही बहुत ज्यादा है। अगर किसी बच्चे ने कभी साइट विजिट किया हो और स्लैब के ऊपर या कहीं भी आपने बीम का सेक्शन देखा हो, तो बीम में ना स्टील जो है सेंटर में हमेशा कम रहता है, मतलब स्पेसिंग उसकी ज्यादा देते हैं, और कॉर्नर्स पे कम रहती है स्पेसिंग और स्टील ज्यादा रहता है। उसका कारण ये है कि हमने शेयर को कम करना होता है। अब शेयर क्या चीज है, अब सबको पता है कि शेयर जो है अलोंग द प्लेन डिस्प्लेसमेंट। अलोंग द प्लेन डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस बीम की बात करूं, अगर इस बीम की बात करी जाए, तो इसके अलोंग, सरफेस के बिल्कुल अलोंग होती है शेयर फोर्स, बिल्कुल उसके साथ साथ पैरेलल टू द सरफेस होती है शेयर फोर्स, जो इसको डिस्प्लेस करती है अपनी पोजीशन से। अगर मैं एक बीम का एनालिसिस करूं तो बीम में जो फेलियर है ना, वो हमेशा एक एंगल पे होता है, समथिंग लाइक दिस, जैसे मैंने शो किया। तो ये एंगल ऑफ फेलियर है, ये एज पर IS कोड 30 डिग्री से लेकर
45 से बीच बीच में रहता है, ठीक है। अगर ये फेल हो तो 30 से 45 डिग्री के बीच बीच में इसका फेलियर प्लेन जो है वो देखने को मिलता है। तो सिमिलरली यहां से एक चीज मुझे क्लियर हो गई कि अगर यूडीएल लगा है तो कॉर्नर पे शियर फोर्स ज्यादा है, मुझे इस चीज को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे सरिया ज्यादा देना पड़ेगा ताकि ये वापस अपनी पोजीशन पे सेटल हो सके, ठीक है। तो आज के बाद एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेना कि जिस पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट ज्यादा, ऑलरेडी देखो एनालिसिस करने के बाद बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आ रहा है तो आपको वहां पे स्टील जो है वो कम देना है, और जिस पोर्शन में शियर फोर्स ज्यादा उस तरफ आपको स्टील जो है वो ज्यादा देना है। मेनली एनालिसिस इसीलिए किया जाता है, ये जानने के लिए कि कहाँ पे कितना शियर फोर्स आ रहा है, कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं कुछ बेसिक थिंग्स की कि और बेसिक इसमें क्या है। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के डिजाइन और एनालिसिस की मैं बात करूंगा आपके साथ। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का डिजाइन करने के लिए किस किस चीज का इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा छोटी सी, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे। फिर कौन कौन से आईएस कोड इसमें यूज होते हैं, प्रोजेक्ट की स्टेटमेंट क्या रहती है। जब भी हम कोई डिजाइन करते हैं ना तो ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान में देने पड़ते हैं। लोड कौन कौन सा लगा है स्ट्रक्चर पे, या कौन कौन सा लोड हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर डिजाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि आपको ये क्लियर करना है, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो यहाँ पे आपको ये क्लियर करना है बच्चों कि मैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कर रहा हूं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कर रहा हूं, कमर्शियल कर रहा हूं, रेजिडेंशियल कर रहा हूं, ठीक है, कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। उसके बाद स्टील का स्ट्रक्चर है कि कंक्रीट का स्ट्रक्चर है। उसके बाद रेलवे का वर्क है या हाईवे का वर्क है। तो ये आपको बहुत ज्यादा क्लियर करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर डिजाइन की। उसके हिसाब से बाकी की चीजें चलेंगी, उसके हिसाब से बाकी की चीजें जो हैं आपकी चलेंगी, ठीक है जी। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिसके बेस पे फाइनल डिसीजन पे हम आते हैं कि हमें कैसे प्रोसीड करना है। आगे मूव करते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है इट इज बेस्ड ऑन डिजाइन एंड एनालिसिस। अभी मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पकड़ी है मैंने, ठीक है। एनालिसिस जो है वो हम स्टैट प्रो से करेंगे, और उसके बाद जो डिजाइन रिकमेंडेशन है वो भी स्टैट प्रो के थ्रू दी जाती है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा ये कोड आप सबने बच्चों पढ़ा होगा, मैं 100% श्योर हूं इस चीज के बारे में कि आप लोगों ने इस कोड के बारे में पक्का सुना है, जिस कोड के बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा हूं आपके साथ, IS 456-2000। तो ये कोड का अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो इट इज कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन। कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन, ठीक है जी, IS 456। तो ये कोड हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम बात कर रहे हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंक्रीट की, ठीक है। कंक्रीट की बिल्डिंग होगी तो उसके लिए IS 456-2000 इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर स्टील का बिल्डिंग होगा तो कोड जो यूज होता है वो होता है IS 800, ठीक है। जब आप 5th सेमेस्टर में जाएंगे मेरचंद के बच्चे तो ये कोड आपको पढ़ने को मिलेगा, और जब आप 6th सेमेस्टर में जाएंगे तब आप ये कोड पढ़ेंगे, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अभी थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया जरूर लगेगा क्योंकि मेरचंद के बच्चे एनालिसिस जरूर समझ जाएंगे अभी कि एनालिसिस कैसे करते हैं स्टैट प्रो में। थोड़ा बहुत डिजाइन मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन मैक्सिमम जो है जब आप पूरी तरह से सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे तब आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होगी। अभी फर्दर क्या है इसमें, कौन कौन सा कोड इसमें यूज होता है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है IS 456-2000 डिजाइन कोड फॉर RCC, मतलब प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन। IS 875 पार्ट 1 कोड फॉर डेड लोड्स। अब डेड लोड क्या चीज है बच्चों, यहाँ पे वो समझना जरूरी है, आगे एक फिगर है मैं वो आपको बताऊंगा। डेड लोड और लाइव लोड क्या होता है।
ठीक है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो सेकंड जो है IS 875 पार्ट 2, दिस इज कोड फॉर लाइव लोड, एंड IS 875 पार्ट 3, दिस इज योर कोड फॉर विंड लोड्स। ठीक है जी। इसके अलावा जब भी कोई बिल्डिंग हम डिजाइन करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि आपको ये चेक करना होता है कि उसकी यूटिलिटी क्या है, किस पर्पस के लिए हम करने लगे हैं। तो मैक्सिमम यही कोड्स आपके यूज होते हैं। मैं आप बच्चों को ये कोड्स के लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं बाद में। तो अभी जो मैं एक जनरल आपके एग्जांपल एक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग जिसकी नंबर ऑफ स्टोरीज है 5, मतलब ग्राउंड प्लस 5, टोटल जो स्लैब डलेंगी वो आपकी G+5, ग्राउंड की एक, फर्स्ट की एक, सेकंड की एक, थर्ड की, फोर्थ की एंड फिफ्थ की। तो टोटल नंबर ऑफ स्लैब्स विल बी 6। ठीक है, और टाइप ऑफ वॉल जो है वो बताई है इसमें हमने, ब्रिक वॉल, और शेप ऑफ बिल्डिंग हमने रखा है रेक्टेंगुलर। उसके बाद मैंने ये बताया है कि फ्लोर हाइट क्या है, प्लिंथ हाइट क्या है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या है, ये हमने मेंशन किया है। तो जब भी हमारे पास ड्राइंग आती है ना बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ड्राइंग में मुझे गिवन क्या क्या है। अभी बच्चों ने ऑटो कैड किया है, तो ऑटो कैड में आप लोगों ने प्लान भी बनाया और एलिवेशन भी बनाया। तो जब भी हमारे पास ड्राइंग आती है 2D की, तो उसमें हमें ये मेंशन रहता है कि ग्राउंड फ्लोर का कितना लेवल है, उसके बाद पर स्टोरी लेवल क्या है। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पे फिगर ड्रॉ करूं, तो ये मेरे पास मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये उसका सपोर्ट है नीचे से। तो ये मेरे पास ये होता है, मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं फ्लोर हाइट। ये होता है मेरा फ्लोर हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ प्लिंथ, इसके नीचे आपके पास प्लिंथ लेवल रहता है, तो दिस इज नोन एज योर प्लिंथ लेवल 0.6 मीटर। ग्राउंड फ्लोर उसने बोला है कि 9 मीटर्स है। ठीक है, जो ग्राउंड फ्लोर है वो 9 मीटर्स है, मतलब उसने सबसे निचला पोर्शन मुझे बता रखा है 9 मीटर्स का। ठीक है, तो ये आपका 3 मीटर्स, और ऊपर वाला एरो जो है वो हो गया आपका 9 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद उसने डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, कि इसके नीचे फाउंडेशन कितना नीचे जाके है, वो उसने बता रखा है मुझे 2 मीटर्स। तो ऐसे मेरे पास ड्राइंग आती है। तो इसका मतलब जब भी मैं इसका मेंबर बनाऊंगा STAAD Pro में, जब इसकी मॉडलिंग करेंगे, तो उसके लिए ये पैरामीटर्स मेरे बहुत काम आएंगे, उसके लिए ये सारे पैरामीटर्स मेरे बहुत काम आएंगे। ठीक है, फर्दर चलते हैं इसमें। अब साथ के साथ जो रिपोर्ट हमें आती है, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर डिजाइनर के पास जो रिपोर्ट आती है उसमें हमें क्या क्या पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। अब उसने क्लियरली कर दिया कि जो ग्रेड है हम यूज करेंगे वो M25 है। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी बीम देना है, अभी मैं आपके पास एक बिल्डिंग बना रहा था, इसका मतलब एक चीज मुझे क्लियर हो गई कि ये वर्टिकल मेंबर हो गए, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर हो गए, इसमें जो भी कंक्रीटिंग होगा उसका जो ग्रेड रहेगा वो रहेगा M25, और जो स्टील डलेगा वो होगा HYSD। अब HYSD की फुल फॉर्म है हाई यील्ड डिफॉर्म्ड स्टील। हाई यील्ड मतलब, अब आप बच्चों ने शेयर वो ऐसा एक कर्व देखा होगा जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं। जब भी आप लोग पढ़ते हैं, आपको एक माइल्ड स्टील का ऐसा कर्व कराया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक है, अब इसमें इस कर्व में ये मेरा पॉइंट जो होता है ये होता है यील्ड पॉइंट, और ये होता है अल्टीमेट। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट एक ये है, और उसके बाद ये पॉइंट जो है मेरा, ये है मेरा यील्ड पॉइंट। तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है आपके लिए कि जब भी हम कुछ रेकमेंड करते हैं ना, इसमें कुछ भी हमने इसमें रेकमेंड करना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए जो भी मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ, चाहे कंक्रीट यूज करूँ चाहे स्टील यूज करूँ, हर मटेरियल की भी अपनी एक कैपेसिटी है कि वो इतना भार सहन कर सकती है।
तो वो हमने जब हमने स्ट्रक्चर मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ा उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपके पास माइल्ड स्टील का, तो उसमें मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये मेरा यील्ड पॉइंट है, ये पॉइंट जो है मेरा ये मेरा यील्ड पॉइंट है और ये मेरा अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है। मतलब इसके बाद मेरा मटेरियल जो है वो फेल हो जाएगा। यहां तक आपके पास अगर आपको याद हो कुछ कॉन्सेप्ट, तो यहां तक होता है मेरा इलास्टिक जोन। अगर आप बच्चों को याद हो तो ये होता है मेरा इलास्टिक जोन। इलास्टिक जोन का मतलब ये है कि जिसमें मेरा इलास्टिक जोन जिसमें मेरा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इसके आगे आपके पास जो भी रहता है दिस इज योर प्लास्टिक जोन, जिसमें परमानेंट स्ट्रेन आ चुकी है। अब इन पैरामीटर्स को देखते हुए फर्दर हम डिसीजन बनाते हैं कि कैसा मटेरियल यूज करना है। मुझे स्टील यूज करना है, कंक्रीट यूज करना है। अब ये जो वैल्यू दे रखी थी ना M25 यहाँ पे, सॉरी M25 जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी थी, इसका मतलब ये है कि इसकी जो मैक्सिमम यील्ड कैपेसिटी है वो है 25, और जो फेलियर है वो इससे भी ऊपर जाके हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 आप लोगों ने सुना होगा 100%, और 1.15 आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना, मतलब जो M25 है वो यहां तक आपका वैल्यू होता है। बाद में आप एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लगाते हैं जो आपकी वैल्यू को यहां तक लेके जाने के काम आ जाता है। मतलब कहने का कि ऐसा नहीं है कि अगर आप वहां पे M25 डाल देंगे तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर इससे ऊपर भी अगर वो जाएगा तो वो फेल नहीं होगा। स्ट्रेस लिमिट जो है वो इससे 1.5 गुना ज्यादा तक ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअल में हमें रिक्वायरमेंट जो है वो होती है 25 डिवाइडेड बाय 1.5। मतलब हमारी रिक्वायरमेंट इतने से पूरी हो जाती है। अगर मैं 25 को 1.5 से डिवाइड करूं तो मुझे 17.5 ही वैल्यू चाहिए इसके लिए, लेकिन मैं देता कितना हूं M25। वो इसलिए ताकि वो सेफ रहे, स्ट्रक्चर की सेफ्टी बढ़ाए, और तभी ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो बीच में उसका रोल जो है वो रहता ही रहता है। ठीक है, तो इसी तरह Fe415 लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ी होंगी। और जो पैरामीटर मुझे क्लियर करता है जो डिजाइनर, वो करता है कि भाई बेरिंग कैपेसिटी कितनी है, सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कितनी है, कि सॉइल कितना भार सहन कर सकती है। तो यहाँ पे देखो कितने ज्यादा कैपेसिटी बता रखी है, 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक 1 मीटर बाय 1 मीटर का बॉक्स है, तो इसमें जो इसकी बेरिंग कैपेसिटी है वो है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कि वो 200 किलो न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में वो वेट ले सकता है। 200 किलो न्यूटन का मतलब हो गया बच्चों, 200 किलो न्यूटन का मतलब हो गया 200 मल्टीप्लाई बाय 10, 2000 किलो। इतनी उसकी कैपेसिटी है कि इतना वजन 1 मीटर बाय 1 मीटर सॉइल ले सकता है। अब इसी हिसाब से आगे मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे कैसी फाउंडेशन देनी है, जो कि इस कैपेसिटी से इस कैपेसिटी वाली वैल्यू से मैच खा सके और स्ट्रक्चर सेफ रह सके। उसी तरह मैं कॉलम भी डिसाइड करता हूं, उसी तरह मैं बीम भी डिसाइड करता हूं। ठीक है, फर्दर चलते हैं इसमें आगे। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड कौन कौन से रहते हैं स्ट्रक्चर पे, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड। और डेड लोड कौन कौन सा होता है बच्चों, ये समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। डेड लोड होता है आरसीसी स्लैब का,
बीम और कॉलम का, प्लिंथ का, बीम का और वॉल का जो भी पार्ट स्ट्रक्चर में लग गया बनाते बनाते, जिसको आप हिला नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं डेड लोड। ठीक है, और उसके अलावा जिसको भी हम हिला सके उसको हम बोलते हैं लाइव लोड। अब लाइव लोड क्या होता है, जैसे कि हम वहां पे मूव कर रहे हैं, वहां पे आपने टेबल रखना है, कुर्सी रखना है, अब टेबल कुर्सी जो है वो मूवेबल रहता है, वो सब लाइव लोड में कंसिडर होता है। उसके लिए IS 875 पार्ट 2 में बताया हुआ उन्होंने एक टेबल दिया है, जो टेबल मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा। उसमें उन्होंने बताया कि भाई अगर आप किचन बनाने लगे हैं ना, तो किचन में इतना लाइव लोड लेना आपके लिए जरूरी है। जैसे कि उन्होंने लिखा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर आप लाइव लोड जरूर लें। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया है, कहता है लोड ओवर द फ्लोर पर्सन्स का लोड जो है 0.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 0.2 किलो न्यूटन का मतलब 10 से गुना करो तो मतलब 2 किलो पर मीटर स्क्वायर एक आदमी का वेट जो है वो कंसिडर करना आपने। ठीक है, इसी तरह अगर 100 आदमी खड़े हुए तो 2 गुना 100 200 किलो आपको कंसिडर करके वहां पे उतना वेट मान के डिजाइन करना। ठीक है, तो ये होता है इम्पोज लोड। विंड लोड, विंड लोड का जो इफेक्ट है ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी, जैसे कि 20 मंजिला 30 मंजिला। अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो कोई भी बिल्डिंग जिसकी हाइट 30 मीटर से ऊपर है, सॉरी कोई भी बिल्डिंग जिसकी हाइट मोर देन 30 मीटर्स है, वहां पे विंड लोड का इफेक्ट आएगा। अब हमारे यहाँ तो 30 फुट से ऊपर नहीं कोई, अगर नॉर्मल घर बनाए तो 11 फुट पे एक स्लैब, 11 पे तीसरी, चलो दूसरी, 11 पे तीसरी, चलो 33 फुट हो गया। मैक्सिमम से मैक्सिमम 36 फीट आप जाते हैं अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग की मैं बात करूं। ठीक है, अगर मैं जैसे फ्लैट बनते हैं तो अगर 11 स्टोरीज हो, 11 इंटू 10, ज्यादा से ज्यादा 110 फीट। 110 फीट का मतलब हो गया कि हाँ ये हो गया 30 मीटर से ऊपर, मोर देन 30 मीटर अप्रोक्सीमेटली। तो ऐसी अगर कोई बिल्डिंग होगी वहां पे आपका विंड लोड का इफेक्ट कंसिडर किया जाए। नॉर्मल बिल्डिंग्स में विंड लोड का इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि तेज हवाएं जो है वहां पे तंग नहीं करती। अब बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग है, जैसे वहां पे विंड इफेक्ट उन्होंने कंसिडर किया है क्योंकि बहुत ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग है। जस्ट एग्जांपल देना था इसलिए मैंने बुर्ज खलीफा की बात करी यहाँ पे। अब ये है कि कैसा कैसा लोड यहाँ पे पड़ता है। तो ये होता है लाइव लोड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये डेड लोड, डेड लोड हो गया आपके पास स्लैब का। लाइव लोड आ गया, ये देखो बुक शेल्फ आपने बनाई है यहाँ पे, ये हो गया लाइव लोड। ये दरवाजा लगाया है, ये है मेरा लाइव लोड। और उसके बाद मूवेबल लाइव लोड। अच्छा, लाइव में भी दो तरह से है, मूवेबल और नॉन मूवेबल। अब आपने ये बुक शेल्फ जो बनाई, इसको आपने लकड़ी से बना के वहां पे फिक्स कर दिया, तो ये हो गया आपका नॉन मूवेबल लाइव लोड। ठीक है, और मूवेबल क्या है, जैसे आपने टेबल लगाया, कुर्सी लगाया, ये नॉन मूवेबल। लेकिन ये स्लैब मुझे डिजाइन करना था, तो ये स्लैब में मुझे इसको कंसिडर जरूर करना पड़ेगा। कल को आप सिर्फ डेड लोड से डिजाइन कर दो, बाद में ऊपर जाके 100 बंदा खड़ा हो जाए, तो वो स्लैब जो है आपकी ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आई रिपीट कि कल को अगर आप लाइव लोड कंसिडर नहीं करते हो तो वो स्लैब जो आपकी फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लोड कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बताया था, ये देखिए 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड, सिमिलरली डेड लोड प्लस विंड लोड एंड सो ऑन। ऐसे कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। स्ट्रक्चर डिजाइन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक तो वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ को बेयर कर सके, सेकेंडली सर्विसेबल रहे। सर्विसेबल का मतलब है कि ज्यादा समय तक उसकी लाइफ रहे, और स्टेबिलिटी रहे उसकी ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग और बकलिंग में। मतलब ना तो वो बेंड हो, ना वो घूमे, ना वो स्लाइड हो। सिमिलरली मेन जो चार चीजें हम उसमें डिजाइन करते हैं वो है फाउंडेशन, कॉलम, बीम और स्लैब। ठीक है, ये चार जो एलिमेंट्स हैं वो हम डिजाइन करते हैं।
सारा एनालिसिस करने के बाद। तो इसके अलावा क्या क्या अजम्पशंस रहती हैं या क्या क्या चीज हम लेके चलते, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था 1.5 फॉर कंक्रीट एंड 1.15 फॉर स्टील। ठीक है, तो बच्चों ये मेन चीजें मैंने आपको बतानी थी। यहाँ पे मैं ये लेक्चर को आज रोकता हूँ, बाकी का लेक्चर आपके साथ कल करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आज जो चीजें देखी उससे आपको एक आइडिया लगा कि स्ट्रक्चर डिजाइन कैसे चलेगा। आपको मैं स्टैट की वीडियो भेज दूंगा जिससे आप उसको डाउनलोड कर सकें, इंस्टॉल कर सकें, और डाउनलोड लिंक भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप स्टैट को इंस्टॉल करिए, साथ के साथ ये कोड्स भी डाउनलोड कर लीजिए और अपनी किताबों को जरूर पढ़िए। बाकी की चीजें जो है वो कल डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, बुक्स वगैरह अपनी हाथ में रखना, तभी स्ट्रक्चर डिजाइन समझ आएगा। थैंक यू सो मच, बाकी कल करेंगे। ठीक है बच्चों, हैव अ ग्रेट डे।